अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जनूबी एशियाई मुल्क चीन की। आपको बताएं कि बीजिंग ने सरमाई ओलंपिक्स में सिफारती बॉयकॉट करने पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया को करारा जवाब देने की ठान ली है। जी हाँ, मामला क्या है इस पर भी आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि अमेरिका ने बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स 2022 का बॉयकॉट मुहिम का आगाज़ किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत दीगर इत्तेहादी भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। ओलंपिक्स में ओहदेदारों को न भेजने का ऐलान किया गया है, जबकि एथलीट्स को बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत की इजाज़त दी गई है। चीन ने सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बॉयकॉट करने वाले मुल्कों को धमकी दी है कि उन्हें गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ेगी। चीन ने खबरदार किया कि खेलों को सियासत से दूर रखा जाए, अगर ऐसा न किया गया तो जवाबी इकदाम किए जाएंगे। चीन की हिमायत में रूस भी मैदान में आ गया है और अमेरिका की जानिब से बीजिंग के सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बॉयकॉट के फैसले पर कड़ी तनकीद की है। मॉस्को हुकूमत के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि खेलों को सियासत से पाक होना चाहिए, ओलंपिक गेम्स को भी सियासत से दूर रखा जाए। चीन में होने वाले बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स गेम्स 4 से 20 फरवरी तक होना है, लेकिन अब उसमें तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। कनाडा ने भी इसका बॉयकॉट कर दिया है, सिफारती बॉयकॉट किया जा रहा है। जी, खिलाड़ी तो जाएंगे, जो दीगर ओहदेदारान हैं वो नहीं जाएंगे इन ममालिक की जानिब से। लेट्स सी और कौन कौन इसमें शामिल होता है। बहरहाल अभी हमें जो बात करनी है वो चाइना के रिएक्शन पर करनी है, और ये बात हम करेंगे जी, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के ज़मीर असदी साहब इस वक्त वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर साहब शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़मीर साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो सिफारती बॉयकॉट का फैसला किया गया है, क्या ये बनता था, इसी तरह से होना चाहिए था? बहुत सारे ममालिक के अपने अंदरूनी मामलात होते हैं जो अंदरूनी तौर पर ही हल कर लिए जाते हैं, उसमें ये तो नहीं होता कि बैरूनी ममालिक खेलों को भी सियासत की नज़र करने की कोशिश करें? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इस अहम मौजू पर आज गुफ्तगू करने का मौका दिया। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और मुख्तलिफ ममालिक की जो ओलंपिक कमेटीज़ हैं, उनकी ये कोशिश रही है जब से अमेरिका की तरफ से इस बात को फैलाया गया कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो है उनका बायकॉट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और मुख्तलिफ ममालिक की जो ओलंपिक कमेटीज़ हैं, उनकी जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर ये फैसला किया गया और ऐलान किया गया कि किसी भी किस्म का सफारती बायकॉट जो है, वो विंटर जो ओलंपिक्स बीजिंग में होने जा रहे हैं, उसकी स्पिरिट के खिलाफ होगा और ये खेलों की स्पिरिट के खिलाफ होगा। क्योंकि सबकी ये कोशिश रही है कि खेलों को सियासत से पाक रखा जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब चीन की तरफ से ये जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया है, वो ये है कि अब 2028 में लॉस एंजेलिस में जो बड़ा इवेंट होने जा रहा है ओलंपिक्स का, तो क्या अब जो अमेरिका में जो एक रेसिज़्म है, जो ब्लैक्स के खिलाफ एक हेट्रेड है, क्या उसको बुनियाद बनाकर जो है बाकी ममालिक डिप्लोमेटिक बायकॉट करें या ना करें। लेकिन फिल वक्त जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी, ओलंपिक कमेटीज़, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो सब मुत्तफ़िक हैं, वो सब मुत्तहिद हैं और इस तरह के किसी भी बायकॉट को नाकाम बनाने के लिए यकजा हैं। और उन सब की ये कोशिश है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को किसी भी किस्म की सियासत से पाक रखा जाए और तमाम जो एथलीट्स हैं पूरी दुनिया से जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनको एक आज़ादाना माहौल जो है वो फ़राहम किया जाए, ताकि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो परफ़ॉर्म कर सकें, अपने ममालिक का नाम बुलंद कर सकें और दुनिया भर से दाद हासिल कर सकें। चीन की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि जिन ममालिक की जानिब से बायकॉट किया गया है, उन ममालिक को कन्विंस किया जाए किसी न किसी तरीके से कि वो इस सफारती बायकॉट को वापस लें। लेकिन जी, तो चीनी क्या वज़ारत कोशिशें की ख़ारिजा गई हैं उनको रज़ामंद करने के लिए, मनाने के लिए? क्या एफ़र्ट्स अब तक होती है आपको दिखाई दी हैं? जी, अब जब अमेरिका की जानिब से सबसे पहले सफारती बायकॉट की बात की गई, तो चीनी जो मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पर वेस्टर्न जो कैपिटल्स हैं, इम्पोर्टेंट कैपिटल्स, वहाँ पर जो सफ़ीर जो मौजूद हैं चीन के और ख़ास तौर पर यूएन में, उनकी तरफ से जो है मुस्लिम ममालिक के साथ जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की गई और उनको ये समझाया गया कि खेलों को हर किस्म की सियासत से बालातर होना चाहिए, पाक होना चाहिए। अगर हुँ। इस तरह के इल्ज़ामात आयद करके किसी भी मुल्क पर इस तरह के इवेंट्स को नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये मुस्तकबिल में दूसरे ममालिक को भी हर्ट करेगा। अब चीन ने अब अपना जो है एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये जो जारी की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका की जानिब से और कुछ मगरबी ममालिक की जानिब से 2014 में भी रशिया की सूची में जो ओलंपिक्स हुए, उनका बायकॉट किया गया सफारती बिल्कुल इसी तरह। लेकिन वो ओलंपिक्स भी कामयाबी के साथ जो है उनका इनकाद हुआ। पूरी दुनिया से एथलीट्स ने शिरकत की और एक कामयाब ओलंपिक्स जो है वो करार पाए। अब चीन की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो सफारती बायकॉट किया जा रहा है, इसकी किसी किस्म की कोई वजह हमें नज़र नहीं आती,
क्योंकि चीन की जानिब से किसी भी किस्म की कोई इन्विटेशन इन ममालिक को नहीं दी गई। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो डिप्लोमेट्स इनवाइटेड होते हैं, ये हर मुल्क की जो ओलंपिक कमेटीज़ होती हैं, उनकी तरफ से इनवाइटेड होते हैं। ये होस्ट ठीक कंट्रीज़ की है। तरफ से इनवाइटेड नहीं होते। तो ये देखिए, जो चाइना ने बायकॉट तो की मधु ही नहीं किया था, तो अगर मधु नहीं किया है तो ये लोग आए ना आए, चाइना को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, लेकिन क्या चाइना को इससे फ़र्क पड़ता है कि रूस इस मामले पर उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है? ज़ाहिर है अप्रिशिएट किया जाएगा चाइना की जानिब से इस तरह रशिया के साथ खड़े होने को, लेकिन दीगर ममालिक इसको किस तरह से देखेंगे, इन दोनों के इस तरह के इत्तेहाद को, ख़ास तौर पर इस मौके पर? जी रशिया की तरफ से एक बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट आज हमारे हुँ, सामने आई है रशियन वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से। हुँ। उन्होंने भी जो ये मुख्तलिफ ममालिक हैं, ख़ास तौर पर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इनकी तरफ से जो इनका ये जो एक फ़ैसला है अमेरिकन डिप्लोमेटिक बायकॉट का, उसकी मज़म्मत की है। और उसमें ये मुतालबा किया गया है कि अमेरिका और ये मुख्तलिफ ममालिक जो है अपने जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजिक एक इंटरेस्ट हैं, उनको जो है कैश करने की कोशिश में इन खेलों को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। और इससे न सिर्फ बीजिंग की तरफ, चीन की तरफ जो है वो उँगलियां उठाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जो ओलंपिक्स की एक स्पिरिट है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अब रशिया के अलावा दीगर जो ममालिक हैं, खासतौर पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो मगरबी ममालिक की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया डिप्लोमेटिक बायकॉट का, हम इससे बिल्कुल मरूक नहीं होंगे। और विंटर ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स भी और हमारे डिप्लोमेट्स भी शिरकत करेंगे। खास तौर पर आज यूरोप में से फ्रांस ने एक वाज़ेह ऐलान किया है कि वो भी इस ये जो एक हेट्रेड की और बायकॉट की एक वेव है, किसी भी तरह इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और अपने डिप्लोमेट्स को अपनी ओलंपिक कमेटी की तरफ से जो उनकी ठीक है, इन्विटेशंस हैं कुछ ममालिक साथ दे रहे हैं, कुछ ममालिक साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो साथ नहीं दे रहे हैं, जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं, उनके लिए आज चीन ने बड़ा एक वाज़ेह बयान दिया है कि ये जो गलती की जा रही है, ये जो गलत फैसले किए जा रहे हैं, इन मुल्कों को इसकी कीमत चुकाना होगी। ये तो अगर देखा जाए तो एक तरह से जवाब है चाइना की जानिब से, जो इतना बड़ा फैसला किया गया है चाइना को धकेलने के लिए उस जानिब जहां चाइना नहीं जाना चाहता है। लेकिन क्या एक्सपेक्ट किया जाए अब चाइना की जानिब से? क्या ये फैसला आ सकता है कि ठीक है जी, अगर आप अपने बाकी लोगों को नहीं भेज रहे हैं और ऑफिशियल्स को नहीं भेज रहे हैं, तो फिर आप अपने खिलाड़ी भी नहीं भेजें? क्या अब मेज़बान होने के नाते ये कर सकता है चाइना से? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कह दिया जाए इन मुल्कों को कि खिलाड़ी भी ना भेजें, फिर दोहरा मेयार ना अपनाएं ना, ऑफिशियल्स नहीं आए तो खिलाड़ी भी अपने पास रखें? जी, बिल्कुल चीन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ये जो विंटर ओलंपिक्स का मामला है, हाँ। इसको इफ़हाम व तफ़हीम के साथ और इत्तेफ़ाक राय के साथ जो है, ये तमाम ममालिक लेकर आगे चलें और इसमें ना सिर्फ़ एथलीट्स दुनिया भर से शिरकत करें, बल्कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी शिरकत करें। आपने जैसे क्वेश्चन किया कि क्या चीन की तरफ से ये बात की जा सकती है कि अगर डिप्लोमेट्स नहीं आ रहे आपके, तो एथलीट्स भी ना आएँ? चीन में ये एक वाज़िह सोच मौजूद है कि जो इन विंटर ओलंपिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो एथलीट्स हैं, चाहे वो मीडिया कम्युनिटी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ठीक है। चाहे वो विज़िटर्स हैं, उनको बिल्कुल वेलकम किया जाएगा, खुशामदीद किया जाएगा और उनको हर किस्म की सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी चीन में, ताकि वो इन जो ओलंपिक्स गेम्स हैं, इनसे वो जो है वो लुत्फ़-अंदोज़ हो सकें, इसको एन्जॉय कर सकें। ख़ास तौर पर ओलंपिक की जो टुगेदरनेस की स्पिरिट है, इस दफ़ा जो मोटो है इसका, उसको एन्जॉय कर सकें। तो चीन की तरफ से जो है वो बिल्कुल दरवाज़े खुले हैं, चीन ने किसी के लिए भी दरवाज़े बंद नहीं किए और चीन जो है ये ठीक है, कोशिश नहीं, चीन ने करेगा। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन ये बता दिया गया है कि अगर आप चाइना से इस तरह का रवैया रवा रखेंगे तो इसका जवाब आपको ज़रूर देना होगा, इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चाइना के साथ इस तरह के मामलात करते रहें, एक पूरा ब्लॉक आप बना लें चाइना के खिलाफ, दीगर ममालिक को इसमें शामिल कर लें, बहुत सारे ममालिक को शामिल कर लें और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको किसी तरह के रिएक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ज़मीर असदी, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, खास तौर पर चाइना से रिलेटेड उमूर पर बड़ा उबूर रखते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया ज़मीर असदी आपका साथ देने के लिए। अब जी हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें प्रोग्राम में बात करनी है अमेरिका में बढ़ते इस्लामोफोबिया की। नाज़रीन, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्हान उमर को कुछ दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली ऐवान नुमाइंदगान की रुकन लॉरेन की जानिब से इस्लामोफोबिया पर मबनी तबसरे का निशाना बनाया गया। अब कांग्रेस की पहली मुसलमान रुकन हैं इल्हान उमर, उनको जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इल्हान उमर के मुताबिक कांग्रेस और सेनेट के स्टाफ अरकान की जानिब से ऐवान नुमाइंदगान को एक खुला खत लिखा गया है, जिसमें कांग्रेस के दर्जनों मुसलमान अमले के अरकान ने अमरीकी नुमाइंदे लॉरेन के कांग्रेस खातून इल्हान उमर के खिलाफ इस्लामोफोबिक तबसरों की मजम्मत की है। कैपिटल हिल पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान ने मुसलमानों में इस्तराब और खौफ का एहसास पैदा कर दिया है।
अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की क़यादत को लिखे गए ख़त में यह भी कहा गया है कि अवामी नुमाइंदों की नफरत अंगेज़ बयानबाजी से मुसलमानों पर बराह रास्त असर पड़ता है। नफरत आमेज़ बयानात से न सिर्फ उनके दफातर बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के लिए खतरा भी पैदा हो जाता है। ख़त में यह भी लिखा गया है कि जिस तरह कांग्रेस की 3 मुसलमान अरकान को बिला रोक टोक हरासा किया जाता है, उससे ये बात साबित होती है कि हमारे यहाँ काम करने के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है। नाज़रीन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इल्हान उमर और दीगर मुस्लिम अरकान को इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा हो। ट्रंप की सदारत में भी मुसलसल इन ख्वातीन को मुसलमान होने की बिना पर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर ये जो अराकीन हैं मुख्तलिफ पार्टी से जो ताल्लुक़ रखती हैं, अवानी नुमाइंदगान में मौजूद होती हैं, बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी करती हैं, इनके साथ ऐसा किया जाना एक बड़ा अलमिया है। इसी पे हम बात करेंगे जी। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जनाब किबला अयाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला अयाज साहब। वालेकुम जी। किबला साहब बहुत शुक्रिया, टेलीफोन लाइन पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। किबला अयाज साहब, ये फरमा दीजिएगा, इस्लामोफोबिया वैसे तो अब हमें बहुत सारे ममालिक में दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड को ले लीजिए, यूके को ले लीजिए, यूरोप के दीगर ममालिक की बात कर लीजिए, लेकिन आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं अमेरिका में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की। और ये कहीं आम स्ट्रीट्स में नहीं है, गली मोहल्लों में नहीं है, कहीं इधर उधर आम लोगों के साथ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो ऐवानी नुमाइंदगान में मौजूद हैं। तो इस बड़े लेवल पर पहुंच जाने के बाद भी लोगों को स्पेयर नहीं किया जा रहा है, और उन्हीं के साथ के जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं इस तरह की। बहुत मेहरबानी जी, आपने वाकई बहुत अहम पहलू की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। इस्लामोफोबिया ने इस वक्त जो नई शक्ल इख्तियार की है, बाद आलमगीरियत के दौर में जो नई सूरत हाल है कि मुसलमान मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में एक बड़ी तादाद में जा रहे हैं, और वहाँ पे जो मुकामी आबादी है गोरों की, उनके यहाँ अब ये एक ख़तरा पैदा हो गया है कि ये तो एक बड़ी तादाद इनकी आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो मुआशी ख़तरात से वो परेशान हैं। इस वजह से नई नई किताबें और आर्टिकल्स इस इस्लामोफोबिया के जज्बात का मज़हर हैं। मसलन लंदनिस्तान, अमेरिका में आम तौर पे ये होता है दी कमिंग ऑफ शरिया इन अमेरिका, के अमेरिका में शरीयत आ रही है, और ये अब बहुत मुश्किल सूरत हाल है। यकीनन इसके असरात इस्लामोफोबिक लोग जो हैं वो टॉप लेवल पर भी मौजूद हैं, एकेडेमिया में मौजूद हैं, जामियात के अंदर। बर्नार्ड ल्यूस बहुत मशहूर थे, ओरिएंटलिस्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। इसी तरीके से अब ईवान नुमाइंदगान में यकीनन मौजूद होंगे। और अब जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया, ये वाकई एक मुश्किल सूरत हाल से ये खातून गुजर रही है इल्हान, लेकिन वो बड़ी कामयाबी के साथ इस सूरत हाल को हैंडल कर रही है, और उनको सपोर्टर भी मिल रहे हैं। वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर भी एक बड़ी तादाद है कॉमन गुड की, वो लोग जो ये कहते हैं कि पूरी इंसानियत जो है ये मुश्तरका विरसा है कि एक दूसरे के साथ ताउन करें। तो अब ये एक कशमकश तो है और मुश्किल सूरत हाल है, मुसलमानों को बहुत ही हिकमत से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मुसलमानों को आगे बढ़ना होगा, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? देखें किबला अयाज साहब, हमने देखा कि एक सियाह फार्म जो है उसका कत्ल किया जाता है सफ़ेद फार्म की जानिब से। उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से बहुत बड़ी तहरीक चलाई जाती है जो अमेरिका में, यूरोप में बहुत जगह हमें फैलती हुई दिखाई देती है। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को भी कुछ इसी तरह की तहरीक चलाने की कोशिश करनी चाहिए? बिकॉज अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, इनफ इज़ इनफ, रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। दो तरीके हैं। एक तो जरा कुछ लंबा तरीका है लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव है। मुसलमानों की वहाँ पे इस्लामी सेंटर्स हैं, मसाजिद हैं, चाहिए कि जो मुसल्लमा इस वक्त तरीके हैं वो, अगर मुसलमान वहाँ पे तालीम याफ्ता तबका है, फहमीदा तबका है, वो इस किस्म की एसोसिएशंस बनाएं। ह्यूमन राइट्स का वहाँ बड़ा गलगला है, तो ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो काम कर सकते हैं। इंटरफेथ ग्रुप्स हैं वहाँ पे कि जिनका काम यह है कि मुख्तलिफ अकीदों के लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करें। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान इस किस्म की तंजीमों में किरदार अदा करें, वहाँ पे जाएं,
और अपने लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश करें। इंटरकल्चरल जो डायलॉग है वो भी वहाँ पे पॉपुलर हो रहा है। मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुआशरती रुझानात रखने वाले लोगों के दरमियान मुकालमा। तो मुसलमान जो तालीम याफ्ता लोग हैं, एकेडेमिया में भी हैं इस वक्त, अरबों की एक बहुत बड़ी तादाद है, अफ्रीकन है, पाकिस्तानी है, मलेशियन है। तो ये अगर एक मुनज़्ज़म काम करें, और वेस्ट के अंदर मैंने जिस तरह गुजारिश की, एक ग्रुप है जिसको कॉमन गुड ग्रुप कहते हैं, कि वो ये कहते हैं ये वो इस्लामोफोब्स के खिलाफ हैं, उनके साथ मिलकर अगर काम किया जाए और खुद अपने रवैये ऐसे हों कि वो रवैये मसलन आपके आसपास मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं उनके साथ आपके रवैये बेहतर हों, आप वहाँ की जो सोशल तंजीमें हैं उनमें आप काम करें, तो इस तरीके से यकीनन मॉडल्स बनेंगे और बेहतरी की सूरत पैदा होगी। अब मसलन ये जो वाक़या है, हमें मुश्किल सूरत हाल इस तरह पेश आ जाती है कि अब जो सियालकोट का वाक़या हुआ, यकीनन इसने अब ब्रिटिश मीडिया या अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया पे इसकी जिस तरह रिपोर्टिंग हुई होगी उसने यकीनन मुश्किलात पैदा की होंगी। तो अब ये सूरत हाल जो है, ये माजरत, कता कलामी की माजरत, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस पे भी थोड़ा तबसरा फरमा दीजिए कि जब पाकिस्तान में सालों बाद कोई एक आधा ऐसा वाकया हो जाता है उसको तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन भारत में तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। कोई मस्जिद जा रहा है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, लिंचिंग की जाती है, पकड़ लिया जाता है, मारा जाता है, गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में मारा जाता है। कल हमने बताया था बच्चों के स्कूल में ये लोग घुस गए थे, उन वाकयात को इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो इसका भी तो कोई तदारुक किया जाना चाहिए ना मुसलमानों की जानिब से मिलकर। इस मसले को यकीनन एड्रेस किया जाना चाहिए। अब ये तो जाहिर है कि दुनिया जो है, दुनिया का निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है, मफादात पर मबनी है। तो वो यकीनन अपने मफादात के हवाले से पॉलिसियां और रवैये बनाते हैं, लेकिन जो स्पेस मुसलमानों को मिल सकता है वो स्पेस अगर मुसलमान संजीदगी के साथ, हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ इस्तेमाल करें तो बेहतरी की गुंजाइश है। और मगरिब के अंदर जो तंजीमें हैं, जिस तरह मैंने गुजारिश की ह्यूमन राइट्स की, इंटरफेथ की, कॉमन गुड की, इनमें अगर ये लोग काम करें तो इस प्रोपेगंडे का भी तोड़ किया जा सकता है और ये मौजू भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है कि मीडिया जो है वो इंसाफ से काम नहीं ले रहा, हुकूमती पॉलिसियां जो हैं वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। तो यकीनन वहाँ की जो आज़ादी है उस आज़ादी से फ़ायदा लिया जा सकता है। ठीक है, फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मीडिया के किरदार पर किस तरह से बात होनी चाहिए, किबला या सब इस बारे में तो आपने तजावीज़ दी हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ की हुकूमत का भी इस सिलसिले में कोई किरदार जो है, वाज़ेह किरदार वो सामने आना चाहिए, कोई हिकमत अमली सामने आनी चाहिए? सफ़ेद फार्म, स्याह फार्म, इनके मामले को ले लीजिए, उस पर भी हुकूमत वहाँ के कोई ठोस कवानीन बनाने पर हमें दिखाई नहीं देती है, आमादा दिखाई नहीं देती, कुछ करती दिखाई नहीं देती है। वहाँ पे गन कल्चर है जहाँ पर रोज़ स्कूलों के अंदर बच्चे मर रहे हैं, उस पर भी वहाँ की हुकूमत कुछ करती दिखाई नहीं देती है। मुसलमानों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही सन्नाटा है ना इस मामले के ऊपर। तो इससे पहले हमने देखा था ट्रंप खुद इस तरह का निशाना बनाते रहे, बहुत सारे मुसलमान जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद रहे हैं अवाने नुमाइंदगान के अंदर, अब मुख्तलिफ लोगों की जानिब से हो रहा है। तो जो बाइडन भी वही करेंगे जो ट्रंप करते रहे। ये देखें, लॉबियाँ चलती हैं और अमेरिका में तो लॉबियों की एक बहुत बड़ी लॉबियों के लिए स्पेस दस्तयाब है। वहाँ गन लॉबी है, वहाँ पे मसलन LGBT लॉबी है, वहाँ पे लॉबी का सियासत के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। अब ये जो वहाँ के मुसल्लमा तरीके हैं, इनके लिए अब मुसलमानों को भी इसका मुताला करना चाहिए और इस तरीके से कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनकी भी लॉबी बने, और उनकी लॉबी बनेगी तब इसके लिए लंबी मेहनत की ज़रूरत होगी। और वो मेहनत यही है जो मैंने कुछ इशारे आपको किए, कुछ तरीके भी बताए। इस तरह की मेहनत होगी तो एक वक्त तो लगेगा, लेकिन यकीनन बेहतरी की उम्मीद है। जो वहाँ पे एक बात करने की गुंजाइश है, अगर वो उस गुंजाइश से फ़ायदा उठाया जाए, ये जो मगरिबी
ममालिक हैं, इनमें फैसले हफ्ते 10 दिन महीने में नहीं होते, उसके लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़े मुसलमान एकेडमिशियंस मौजूद हैं, उनका किरदार बहुत अहम है कि वो किरदार अदा करें। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हम खुद भी, यानी हम मुसलमान, कोई मुनज़्ज़म काम वहाँ नहीं कर रहे, मरबूत तरीके से वहाँ जिस लॉबिंग की ज़रूरत है वो मौजूद नहीं है। अरे चले किबला साहब, इस पे ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा कि पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है। आप चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, आपकी जो काउंसिल है ये क्या इक़दामात कर रही है? कुछ जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं, उस पर आप लोग क्या सोच विचार करते हैं? क्या लाहे अमल आपको लगता है कि आप जो तमाम इस तरह के मोतबर नाम हैं, मज़हब से बहुत करीब हैं, मज़हब को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आप जैसी शख्सियात जो हैं मज़हब को आगे फैला सकते हैं, मज़हब का पैगाम जो है सलामती का इनफैक्ट उसको आगे दुनिया में बता सकते हैं, आप लोगों की जानिब से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे? किबला या सब मैं जानना चाह रही हूँ। हमारे पास जो एक महदूद दायरा कार है उसके मुताबिक तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब मसलन ये जो सानहा सियालकोट हुआ, तो इसकी वजह से आपको इल्म है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सार्क के हवाले से बहुत अच्छे हैं। श्रीलंका ने सार्क में हमेशा हमें सपोर्ट किया है, तो ये ख़तरा था कि श्रीलंका में कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक वेव शुरू हो जाए। ये भी इम्कान था कि मुसलमानों पे हमले खुदा ना ख्वास्ता शुरू ना हो जाएं। तो हमने तो ये किया, फौरी तौर पे जय्यद उलमाए किराम के एक ग्रुप की मेहमान नवाजी की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने 30 के लगभग उलमा कराची से, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करके हम श्रीलंका के हाई कमिश्नर सिफारत खाने में, हाई कमीशन में हम गए और वो सफ़ीर वहाँ की हाई कमीशन ने बताया कि ये बहुत बड़ा कदम है जो आप लोगों ने उठाया और इस वक्त लाइव कवरेज हो रही है श्रीलंकन चैनल्स पे। और उसने भी ये कहा कि श्रीलंका के अवाम बहुत ही परेशान थे इस वाक़े से, लेकिन आपके आने के बाद हमें उम्मीद है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम था, मीडिया ने भी उसकी बड़ी पजीराई की और असरात उसके बहुत मुस्बत आए। तो ये एक छोटी सी कोशिश है जो हमने की। 20 तारीख को हमने इजलास बुलाया है, खुसूसी इजलास इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। कुछ माहिरीन को हम बुला रहे हैं, समाजियात के, कानून के, जुर्मियात के। उनसे हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, और जिस तरीके से मुसलमानों को और ये सानहा सियालकोट के बाद की जो सूरत हाल है, इस पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम बेहतरी की तरफ अपने इदारे को, अपने अवाम को, हुकूमत को किस तरीके से हम मशवरे दे सकते हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। 20 तारीख को आप भी इजलास बुला रहे हैं, हम भी यकीनन इस बारे में अपने देखने वालों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि तमाम जगह उलमा मिल बैठे, फिर उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और ये श्रीलंका तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि भाई तमाम के तमाम लोग ऐसे नहीं हैं, ये एक वाक़या था जो हुआ है और इसकी वजूहात क्या थी, ये किसी इस्लामी उस वजह से नहीं हुआ है। ज़ाहिर है जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, आपके कुछ ना कुछ ग्रज भी होता है किसी के ऊपर, आप उसको निकालने के लिए एक बहाना तराश लेते हैं। तो ये उसी तरह का एक वाक़या था, लेकिन इसमें सज़ा भी दी जाएगी। और आप जैसे जो लोग हैं, किबला अयाज साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से चला रहे हैं ये सारा मामला और मैसेज पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज साहब, आपकी मेहरबानी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, वक्त निकाला, आपने क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये बता रहे थे। अच्छा जी, अब हमें बात करनी है, आगे बढ़ना है, बात हमें करनी है, जिक्र हमें करना है जी बांग्लादेश का। बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताएं कि वहाँ की एक अदालत ने यूनिवर्सिटी के 20 तालिब इल्मों को अपने साथी तालिब इल्म के कत्ल में केस जो था उसमें मौत की सज़ा सुना दी है। 5 तलबा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि फ़हाद इब्रार नामी जो तालिब इल्म जिसको 2019 में सोशल मीडिया पर हुकूमत पर तनकीद की वजह से कत्ल किया गया था, उसको बैट्स के साथ मारा गया था, बल्लों के साथ मारा गया था। वजह उसकी क्या थी कि उसने सिर्फ हुकूमत पर तनकीद की थी।
उस तनकीद की वजह से उसको कत्ल किया गया था, उसके साथी तलबा की जानिब से। अब उन साथी तलबा को सज़ाए मौत सुनाई गई है। 5 ऐसे हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है। वाक़या क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और अब ये केस किस तरह से आगे बढ़ा कि इतनी बड़ी इनको सज़ा सुनाई गई है, इस सब पर हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश की अदालत ने यूनिवर्सिटी के 20 तालिब इल्मों को 2019 में सोशल मीडिया पर हुकूमत पर तनकीद करने वाले नौजवान के वहशियाना कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी। कत्ल करने के जुर्म में अदालत ने 5 दीगर तलबा को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। अदम बर्दाश्त की भीड़ चढ़ने वाला 21 साल फहद अबरार नामी बांग्लादेशी नौजवान को अक्टूबर 2019 में कत्ल किया गया। इसका जुर्म ये था कि उसने हुक्मरान जमात अवामी लीग के खिलाफ फेसबुक पर अपनी हुकूमत पर भारत के साथ पानी के मामले पर होने वाले मुआहदा पर तनकीदी पोस्ट शेयर की थी। फहद को निशाना बनाने वाले तलबा का ताल्लुक बांग्लादेश की हुक्मरान सियासी जमात अवामी लीग के यूथ विंग से था। फहद की पोस्ट पर नाराज इन तलबा ने फहद को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। वाक़े के 2 साल 2 माह बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुल्ज़मान को सजा सुनाई है। फहद के वालिद बरकतुल्लाह ने अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उम्मीद की कि मुल्ज़मान जल्द अंजाम को पहुंच जाएंगे। सजाए मौत पाने वाले तमाम अफराद की उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान है। मुल्ज़मों में से 3 अभी तक मफरूर जबकि बाकी पुलिस की हिरासत में हैं। मुजरिमान के वकील का कहना है कि वो अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बिल्कुल जी, अदालत के इस फैसले के खिलाफ हम अपील करेंगे। अपील का हक ये लोग अभी रखते हैं। आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो बड़ी सख्त इनको सज़ा दी गई है, दी जानी भी चाहिए है। आप किस तरह से जान कैसे ले सकते हैं वक्ती तौर पर जज्बात में आ जाने के बाद। उम्र इन लोगों की बहुत कम है। बहुत सारे लोग ये तबसरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद इनकी सज़ा जो है कहीं ना कहीं उसमें नरमी हो जाएगी, कमी कर दी जाएगी। जो भी मामला रहेगा हम यकीनन आपको आगाह करते रहेंगे। अभी जी हमें आपको एक और चीज़ से आगाह करना है, रुख करना है हमें खलीजी रियासतों के दरमियान दोबारा से शुरू होने वाले ताल्लुकात का। सऊदी अरब और इत्तेहादियों की कतर पर पाबंदियों के खात्मे के बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहली बार दोहा पहुँचे हैं। उन्होंने कतर के अमीर उनसे मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने, ताज़ा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। ये उस मुलाकात के मनाज़िर हैं जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शेख तमीम ने सऊदी कतर राब्ता काउंसिल के 6ठे इजलास की सदारत की। दोनों रहनुमाओं ने इजलास के इख्तिताम पर सऊदी कतर राब्ता काउंसिल के इजलास के मिनट्स पर दस्तखत किए। अमीर कतर ने कहा कि सऊदी वली अहद का दौरा खुसूसन खत्ते के हालात के पेश नज़र ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा। सऊदी अरब के साथ भाईचारे और ताल्लुकात पर ताउन पर मबनी ताल्लुकात मुश्तरका मुस्तकबिल की ठोस बुनियादों पर इस्तवार हैं। उन्होंने तस्दीक की कि मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई है। नाज़रीन, इससे पहले रियाज़ हुकूमत ने दोहा के साथ तवील अरसे से जारी बहरान को रवा साल जनवरी में ख़त्म करते हुए सिफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं। सऊदी वली अहद के इस अहम खलीजी ममालिक के दौरे पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खटक साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनसे इस मामले पर मजीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खटक साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया जहांगीर खटक साहब। जहांगीर साहब, 2017 में जब हमने देखा कि सऊदी अरब उसके दीगर जो इत्तेहादी अरब ममालिक थे उन्होंने मुश्तरका तौर पर कतर पर पाबंदियां आयद कर दी थी, नाकाबंदी भी उसकी कर दी गई थी, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि तलखियाँ कुछ मिट रही हैं, कुछ ख़त्म हो रही हैं, दोनों जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? अब वाक़तन कुछ इसके बाद मामलात आगे बढ़ने वाले हैं या बस यही इस मुलाकात तक ही महदूद रह जाएंगी सारी बातें? देखिए, ताल्लुकात हमेशा के लिए मुल्कों के मफादात के मुताबिक रखे जाते हैं, उस्तवार किए जाते हैं। कतर और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरे जो इनके इत्तेहादी ममालिक हैं, उनके दरमियान जब से ताल्लुकात ख़राब हुए और उसके बाद फिर इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई, उसका बहुत बड़ा ड्राइवर क्या था? ड्राइवर ये था कि कतर के बारे में बहुत सारे अरब ममालिक का यह ख्याल है कि शायद कतर हर जगह इनिशिएटिव ले जा रहा है। आप देखिए, डिप्लोमेटिकली कतर ने अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि बात अगर हो गज़ा की या अफ़गानिस्तान की या किसी और मसले पर बात हो, कतर ने अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश की और काफ़ी बुनियादी बुनियादी किरदार अदा किया। और फिर दूसरा,
जब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरे ममालिक ने जब कतर का ब्लॉकेट किया, तो उसने तो मेरा ख्याल है कि उस वक़्त से मिडल ईस्ट की शक्ल बदल दी। आज मिडल ईस्ट बिल्कुल बदला हुआ है। यानी आप देखिए कि आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। यानी एमबीएस का जो ये दौरा कतर का है, ये तो 2017 के बाद पहला है, और पहला दौरा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी वो गए। वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इसराइल के साथ ताल्लुकात को सवार करने के बाद पहला दौरा था ये। और फिर एक और ये कि देखिए इनकी जो जंगें हैं या इख्तिलाफात हैं वो ज़ाती से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। उनकी रीजनल एम्बिशंस हैं। हाँ। आप देखिए लीबिया की मिसाल लीजिए, लीबिया सबसे बड़ी मिसाल है। लीबिया में अगर एक तरफ कतर और तुर्की दोनों एक साथ हैं, आप देखिए ये जो सऊदी अरब ने जो ये इक़दाम उठाया था और दूसरे ममालिक ने कतर के खिलाफ, तो उसके नतीजे में एक नया अलायंस इमर्ज हुआ, जिसके नतीजे में कतर ईरान के ज़्यादा करीब आया और तुर्की के ज़्यादा करीब आया। एमबीएस पहुंचे, उससे एक दिन पहले वहाँ रजब अर्दोआन जो हैं तुर्की के सदर, वो अपना दौरा मुकम्मल करके गए हैं और बहुत बड़ी डील्स वहाँ पे कतर के साथ करके गए हैं। तो इसलिए वहाँ पे हालात बदल गए। ये ठीक है कि उनके ताल्लुकात दोबारा उस्तवार हो गए हैं, दोबारा उनमें कुछ गर्मजोशी भी नज़र आ रही है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि इन जो ममालिक के रीजनल अहदाफ हैं, क्या उनमें कोई तब्दीली आई है या उनमें कोई अलाइनमेंट आई है? मेरा नहीं ख्याल, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये है कि कतर बहुत आगे चला गया। आप देखिए ये अफ़गानिस्तान के मामले में तो कतर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और अभी दोबारा राइवलरी इस बात पर अफ़गानिस्तान में भी शुरू होगी कि कौन-सा मुल्क वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। नहीं तो कतर की कहीं तो ऐसा अफ्रीका तो नहीं हुआ है जहांगीर खटक साहब के ये जो इतना ज़्यादा किरदार बढ़ गया है अफगानिस्तान को लेकर, अमेरिका से मुज़ाकरात कराने हों, किसी और मुल्क से कराने हों, यूरोपीय यूनियन से कराने हों, इस बढ़ते हुए असर व रसूख की वजह से सऊदीया को ये सोचना पड़ा हो? और फिर मैं ये भी चाहूँगी कि ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा, सऊदीया इनके ताल्लुकात क्या होंगे इस दौरे के बाद, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। ख़ित्ते पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? सऊदी वली अहद का यहाँ पर पहुँचना, इस तरह से मुलाकात करना, इस तरह के मामलात करना? काफ़ी गहरे हो सकते हैं। देखिए, एक फैक्टर जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था और अभी उसका ज़िक्र कर देता हूँ क्योंकि वो खित्ते ही के मामलात से उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। ईरान को ना भूलिए। ईरान के इस वक़्त मुज़ाकरात चल रहे हैं वेस्ट के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसके हवाले से, और अगर उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है और ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ उठ जाती हैं, तो अरब्स अपने आप को किस तरीके से रीअलाइन करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब खुद कोशिश कर रहा है ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की, और उसमें उसकी मदद इराक कर रहा है। इराक के ज़रिए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को उनकी बेहतरी की कोशिशें जारी हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ईरान की अपनी एम्बिशंस हैं? ईरान अपने आप को इस रीजन की अपनी सुपर पावर समझता है, और सऊदी अरब अपनी जगह अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत समझता है, और है भी, ये ताकतवर ममालिक हैं। पैसा है इनके पास, यानी आप कतर की बात कीजिए और जो बाकी दूसरे ममालिक हैं इस खत्ते के, कुवैत समेत, वहाँ पर तो उनके अपने अहदाफ हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसका रीजन पर इसलिए असर पड़ेगा कि अगर इनके दरमियान जो चपकलिश और कशमकश इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए गरीब ममालिक जैसे अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पर शुरू होती है, तो उसका नेगेटिव असर होगा। मुझे नहीं लगता कि उसका पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं इन्फ्लुएंस के लिए, और वो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे रीजन में कर रहे हैं। नहीं तो ये नहीं होगा कि ठीक है अगर एक मुल्क पहले किरदार अदा कर रहा था, अब उसमें दो या तीन ममालिक और इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सूरत हाल वहाँ पर कुछ बेहतर हो जाए, सब अपना अपना मजीद पॉजिटिव किरदार अदा करने की कोशिश करें? बिल्कुल मुमकिन तो है, लेकिन क्या इनमें से कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क की क़यादत को मानने के लिए तैयार है? सबसे बड़ा सवाल तो ये। जब कतर के खिलाफ पाबंदियां लगी थी, जब कतर के ऊपर ब्लॉकेड आया था, तो वो क्या था? किस बात पे शुरू हुआ था? इसी बात पे शुरू हुआ था कि जो इस रीजन के ममालिक थे, अरब ममालिक थे, वो अनकंफर्टेबल थे जो कतर का जो इन्फ्लुएंस है उसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस। आप ये कहना चाह रहे हैं सर जहांगीर खटक साहब कि ठीक है ताउन अगर हो जाए वो बहुत बेहतरीन हो सकता है, लेकिन अगर मुकाबला या दौड़ शुरू हो जाएगी तो वो सही नहीं है अफगानिस्तान के नहीं, और वो इस खत्ते के ममालिक के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक इम्तिहान में पड़ जाएंगे।
क्योंकि पाकिस्तान ना तो कतर के साथ अपने ताल्लुकात खराब करना चाहेगा, ना ना सऊदीया के सऊदी अरब साथ, के साथ, और ना किसी टर्की के साथ, या फॉर दैट मैटर ईरान के साथ। किसी भी और मुल्क के साथ। तमाम ममालिक के साथ हमारा तो एक इत्तेहाद हो। हमारी तो पॉलिसी ये नहीं है ना, हम तो चाहते हैं कि तमाम ममालिक जो हैं वो आपस में भाईचारे के बेशक साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, ताउन करें, और फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर ख़ास तौर पर ताउन कर रहे हो। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि सऊदी वली अहद जो हैं वो ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी कर चुके हैं ना इस अपने विजिट से पहले। या, अभी इत्तलात ये हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अपने दौरे का जो आखिरी मरहला होगा उसमें कुवैत भी जाएंगे, बहरीन भी पहुँचेंगे। वहाँ किन उमूर पर गुफ्तगू होगी? ये तमाम का तमाम जो इंटरलिंक्ड है, ये सारा उनका कुछ एक एजेंडा लेकर वो आगे बढ़े हैं या नहीं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ एजेंडा उनका रहेगा? देखिए दुनिया तब्दील हो रही है, और यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जहाँ पर इन ममालिक का यकजा होना ही इस वक्त उनके हक में बेहतर है। देखिए आज वाशिंगटन में जो डेमोक्रेसी समिट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें तो अथॉरिटेरियन रेजीम्स और ये जो डिक्टेटरशिप्स हैं, या जो मुतलकुल अनान किस्म की जो हुकूमतें हैं, उनके खिलाफ तो वहाँ पर बाकायदा एक सफबंदी की जा रही है। तो ये जितने भी अरब ममालिक हैं, इनमें से कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके बारे में हम कह सकें कि ये, उनमें से तो किसी को बुलाया भी नहीं गया। और फिर ईरान की बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस, रीजन के बदलते हुए हालात, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में थोड़ी सी ठंडक, आपको उसमें कुछ यानी कि वो एक कोल्ड स्टोरेज में तकरीबन पड़ गए हैं। क्योंकि वहां पर आप देखिए कि अभी फ्रांस के सदर गए, उन्होंने खूब फायदा उठाया, उन्होंने दबा के हथियार बेचे, यूएई पर भी बेचे, और सऊदी अरब पर भी वो, और बाकी ममालिक पर भी वो बेचेंगे, क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि अमेरिका और अरब ममालिक, स्पेशली सऊदी अरब के दरमियान जो एक थोड़ा सा एक इख्तिलाफ है, शायद उससे वो ममालिक फायदा उठा रहे हैं। और इसीलिए नहीं आप तो देखिए ये कि ये बात इन बिल्कुल ममालिक को समझ में क्यों नहीं आती है? इस रीजन के ममालिक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अरब ममालिक इसको ख़ास तौर पे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि देखिए दूसरे जो हैं वो उनके साथ एक गेम कर रहे हैं, उनके इत्तेहाद को आपस में ख़त्म करके अपना असर रसूख इस सारी जगह पर कायम करना चाहते हैं। अगर ये लोग मुत्तहिद हो जाएं तो बाहर से तो किसी को आकर यहाँ पर चौधरी बनने की मोहलत ही नहीं मिलेगी ना सर। इस चीज़ को नहीं समझा जा रहा, कोई इस पे एक कॉन्फ्रेंस नहीं बैठ सकती है, मामलात ख़त्म नहीं किए जा सकते आपस में जो भी टकराव का बायस बनते हैं? तो बिल्कुल ओआईसी में भी मुमकिन तो तो खास है, तौर पर इस पे बात हो सकती है ना? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन आप देखिए कि हार्ड पावर में तो अरब ममालिक खुद भी यकीन रखते हैं। देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लगा हुआ है, खलीफा हफ्तार की जो फौजें हैं उनको ड्रोन्स दे रहे हैं, आर्म ड्रोन्स दे रहे हैं लीबिया में। क्यों दे रहे हैं? यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्या काम है कि वो जाके लीबिया में सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। वहां पर वो अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते हैं। देखिए ताकत की भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। एक ताकत वो होती है कि जहां पर आप अपना असर बढ़ाते हैं। एक ताकत वो होती है कि आप मुल्कों पे अपने पसंद की हुकूमतें लाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ममालिक अभी अरब ममालिक में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि अपने आप को उस पोजीशन में समझते हैं कि उनके पास वो मिलिटरीली इतने ताकतवर हैं, और डिप्लोमेटिकली उन्होंने अपने लिए इतनी स्पेस कायम कर दी है कि वो शायद दुनिया में अपनी मर्जी की हुकूमतें भी लाना पसंद करें। आप देखिए अमरीकी इंतखाबात में भी जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो कहीं ना कहीं मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम बार बार आ रहा था कि इन्होंने बड़ा पैसा लगाया है। क्यों लगाया है? लाइक मुत्तहिदा अरब अमारात को डायरेक्ट पैसा लगाने की क्या जरूरत है? वजह यह है कि उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, उनकी रीजनल हाँ एम्बिशंस जाहिर हैं। है। आप देखिए वो अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैल रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब उनके साथ है। ठीक है, लेकिन जहांगीर खटक साहब, जो मैं आपके आज के तज्ज़िये से समझ पाई हूँ, अख़ज़ कर पाई हूँ, वो यही है कि अगर इसी तरह से ये ममालिक इस आपसी एक जंग ही अगर इसको कहें, या आपसी दौड़ में पड़ जाएंगे, तो फिर इसमें जीतेंगे ये नहीं है, इस जंग के अंदर जीतेगा कोई और वो इस खित्ते का नहीं बिल्कुल होगा, वो बाहर का होगा। वो लोग यही चाह रहे हैं, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना जहांगीर मिलिट्री खटक साहब? हमेशा, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वेस्ट का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही हमेशा फायदा उठाता है, क्योंकि जहां पर हथियारों की जरूरत बढ़ती है वहां पर बड़े ममालिक की अय्याशी होती है। जहां पर छोटे ममालिक या ताकतवर ममालिक कोई भी हों, एक पेज पर आते हैं और वो अपने भाईचारे के तहत अपने ठीक मुल्कों हो गया। में तरक्की के लिए काम करने के लिए फैसला करते हैं, तो शायद ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को
पसंद नहीं आएगा, उनको जंगें पसंद है। हाँ, उन्हें और उलझा यही हो दिया रहा है। जाता है ना कहीं ना कहीं, लेकिन अलमिया तो ये ना, ये लोग उलझ भी जाते हैं उसमें बजाय उसको समझने के, या एम्बिशन, शायद समझ रहे होते हैं लेकिन उस पर कुछ करना नहीं चाह रहे होते। बहरहाल बिल्कुल। जहांगीर खट्टक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया आपने अपना शेयर किया, बहुत शुक्रिया जहांगीर खट्टक साहब आपके वक्त के लिए। जी, प्रोग्राम में हमारे पास भी वक्त कम है, अभी हमें बात करनी है बरतानिया की, जहाँ गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान 10 डाउन स्ट्रीट में होने वाली क्रिसमस पार्टी की बात हमें करनी है, इसलिए क्योंकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्रिसमस पार्टी हुई थी जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, और उसके बाद से बोरिस जॉनसन हुकूमत बहरान में घिर गई है। जी हाँ, बरतानी मीडिया पर एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें मुबैना तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के एहलकार क्रिसमस पार्टी से मुतालिक बातचीत करते दिखाई देते हैं। वीडियो में नजर आने वाली बोरिस जॉनसन की सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता रोज ही इस्तीफा दे दिया था। अब बरतानवी हुकाम का कहना यह है कि इस मामले में कानून की खिलाफ वर्जी के सबूत मिल गए तो पुलिस केस बन सकता है और इस दौरान बोरिस जॉनसन को काबीना के काम से रोका जा सकता है। बोरिस जॉनसन ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी की मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो पर मुआज़रत करते हुए पार्टी कराने की तरदीद की और इस तरह की कोई पार्टी नहीं हुई ये कहा, लेकिन मंजर-ए-आम पर आने वाली ये फुटेज उनके मौक़िफ़ के बिल्कुल मुतसादिम दिखाई देती है। जी, बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी जायज़ा लेंगे कि आया कवायद की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई तो मुलव्वस अफराद को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बरतानिया के अपोजिशन लीडर कड़ी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं, कहते ये हैं कि अवाम सोचते हैं कि वज़ीर आज़म ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया और झूठ बोला। कई अपोजिशन सियासतदानों की जानिब से अब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन, बोरिस जॉनसन ने आज ही कोरोना पाबंदियों में सख्ती का ऐलान किया है, पब्लिक मकामात पर फेस मास्क, समाजी फासले को लाजमी करार दिया है। आवाम के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, तफरीह मकामात हैं, वहाँ पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया है। लेकिन जी खुद वहाँ पर पार्टीज़ होती रही हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर ही, क्या मामला है, इस पर लोग काफ़ी सारी बात कर रहे हैं। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, कल रात आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। लेकिन अभी जाते जाते दुनिया भर में और कहाँ क्या अहम खबरें हमारे सामने आई हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज में सुनाई हैं। चलते चलते आप उस पर नज़र डालिए। इंसानी जिंदगी पर कुत्तों को तरजीह, बरतानवी पार्लियामेंट की कमेटी बराए खारजा उमूर ने हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी हुकूमत को काबुल से इनखला के दौरान अफगान मुतरजमों को छोड़कर 150 कुत्तों को रेस्क्यू करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल होने के बावजूद सिर्फ 5% अफगान मुतरजम की दरखास्तों पर गौर किया गया, जबकि इसी दौरान 150 कुत्तों को बोरिस जॉनसन के हुक्म पर रेस्क्यू किया गया। स्विट्जरलैंड में खुदकुश मशीन को कानूनी हैसियत दे दी गई। स्विट्जरलैंड में गुज़िश्ता बरस तकरीबन 1300 अफराद ने खुदकुशी के लिए मुख्तलिफ तंजीमों से मदद हासिल की। खुदकुश ताबूत नामी मशीन डॉक्टर फिलिप नशके की तख्लीक है, जिन्हें डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। ये मशीन 2 से 5 मिनट के अंदर गहरे कोमा में मुब्तला करने के लिए माया दवा इस्तेमाल करती है, जिसके बाद मौत वाक़ई हो जाती है। दीगर ममालिक की सयाहत बहुत से लोगों का ख्वाब होती है, लेकिन किसी जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाते। लेकिन किम लोमेलियस नामी खातून ने माजूरी को अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया और दुनिया के सफर पर निकल पड़ी। वो अपना एक ट्रैवल ब्लॉग भी चलाती हैं, जिसमें वो माजूर अफराद को मालूमात फराहम करती हैं कि कौन सी जगह इनके सफर के लिए महफूज है, कहाँ कहाँ माजूर अफराद के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाती हैं। अब आपको बताते हैं इसराइल के बारे में, जहां एक कंपनी ने कचरे के बढ़ते मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया है। क्लीन कॉइन नामी एक ऐप लोगों को कचरा जमा करके तस्वीर शेयर करने पर वर्चुअल करेंसी फराहम करती है, जिससे वो ऑनलाइन अशिया खरीद सकते हैं। इस ऐप से फायदा उठाने वालों का मानना है कि इस ऐप से माहौल के साथ साथ इन्हें न सिर्फ माली फायदा होता है, बल्कि माहौल को साफ रखने के लिए हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अब आपको लिए चलते हैं कतर, जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आगाही के लिए अनोखा अंदाज अपनाया गया है। नॉर्वे के एक फुटबॉल क्लब के मुताबिक इन्होंने दुनिया में पहली मर्तबा QR कोड के साथ फुटबॉल जर्सियां बनाई हैं। ये जर्सियां अगले साल कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से कबल वहां पेश आने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाही फैलाएंगी।